So we have started the chapter of fracture, which is very important, which I have told at the start of the chapter. हमने इसमें अभी तक डेफिनेशन पढ़ ली, जिसमें हमने पढ़ा कि बोन की डिसकंटिन्यूटी को हम फ्रैक्चर कहते हैं। क्लासिफिकेशंस पढ़ी, जिसमें सबसे पहले क्रूगर्स क्लासिफिकेशन थी, जिसमें सिंपल, जिसे हम ओपन क्लोज बीम कहते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकंड, हम उसे कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड सेकंड वन इज़ कंपाउंड विच इज़ एक्चुअली ओपन और दैट इज़ एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ग्रीन स्टिक कहते हैं, जो सिर्फ कॉर्टेक्स को बेसिकली फ्रैक्चर करता है। कम्युनिकेटेड जो है वो क्रश्ड फ्रैक्चर होता है। मल्टीपल व्हेन बोन्स इज फ्रैक्चर इन मल्टीपल पीसेस। इम्पैक्टेड जब आपका जो कॉन्डाइल है वो मूव कर जाता है क्रेनियल फोसा में। जो कॉम्प्लेक्स है उसे हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी इंक्लूड हो जाते हैं। पैथोलॉजिकल इसमें मतलब ड्यू टू सिस्ट वो एरिया वीक हो जाते हैं, प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाता है। फिर सेकंड हमारे पास इनडायरेक्ट है, जो मैंने कहा था अगर एंगल पर हो जाते हैं वो डायरेक्ट, जो अगर एंगल पर आपको कोई हिट कर लेते हैं मैंडिबल के तो वहाँ पर तो फ्रैक्चर होगा, लेकिन राइट साइड पर ना, लेफ़्ट साइड पर आपका क्या होगा, कॉन्डाइल भी फ्रैक्चर हो जाएगा। तो बस हम उसे इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये जो थी ना, ये जनरल क्लासिफिकेशन ऑन द होल बॉडी थी। सेकंड हमारे पास डेंगमैन क्लासिफिकेशन थी, जो मैंडिबल के लिए स्पेसिफिक थी, जिसमें सिम्फिसिस थे, जो सेंटर ऑफ द सेंटर इंसाइजर थी। पैराफिसिस थे, जो कैनाइन टू कैनाइन थे। पैरासिम्फिसिस बॉडी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट टू द कैनाइन लास्ट मोलर के इरप्शन तक थी। फिर हमारे पास रेमस था, रेमस में लास्ट मोलर की इरप्शन से लेकर लिंगुला तक था, जो एंट्री ऑफ इंफीरियर एल्विलर आर्टरी की होती है ना, वहाँ तक था। फिर वहाँ से हमारे पास लिंगुला से लेकर हमारे पास सिग्मॉइड नॉच तक जो था ना, फिर वो हमारे पास क्या था, रेमस के उसमें आ रहा था, ठीक है। फिर कॉन्डाइल था और कोरोनॉइड था, ठीक है, एंड एल्वियर प्रोसेस। फिर हमने मसल एक्शंस में पढ़े, जिसमें हमने फेवरेबल अनफेवरेबल के बारे में पढ़ा। फेवरेबल जब मसल एक्शन के थ्रू वो क्लोज हो जाए, अनफेवरेबल जब मसल एक्शन के थ्रू वो ओपन हो जाए। फिर हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल को हम हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखा जाता है और वर्टिकल को वर्टिकल प्लेन में देखा जाता है। तो वर्टिकल को हम जब ऑक्लूजली देखते हैं और हॉरिजॉन्टली को हम ऑब्लिकली जब देखते हैं, ठीक है। इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व है वो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस थे। सेकंड जो थे वो हमारे पास सुप्रा हायर मसल्स थे, एंड दोज मसल्स एक्शन एक्चुअली डिसाइड कि वेदर ये हमारे पास जो होगा फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल के बारे में कहा था कि हमारे पास अगर बेसिकली फ्रैक्चर लाइन आ रही है एल्विलर प्रोसेस से लेकर हमारे पास बॉर्डर ऑफ मैंडिबल पर, जो एक्चुअली में डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आ रही है, और वो फ्रैक्चर लाइन जो है वो रेजिस्ट कर रही है मसल की एक्शन को कि वो ओपन ना हो, तो उसे हम फेवरेबल कहते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फेवरेबल। लेकिन अगर हमारे पास वही लाइन जो है वो अगर आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और उस वो जो फ्रैक्चर लाइन है वो रेजिस्ट नहीं कर रही है, मतलब मसल की एक्शन को रेजिस्ट नहीं कर रही है और ओपन हो रही है, तो उसे हम कहते हैं अनफेवरेबल, तो उसे हम हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल कह रहे थे। एंड सेम गोज़ फॉर वर्टिकल। वर्टिकल में क्या था कि वो बकल से लिंगुअल साइड पे आ रही है, अगर वो मसल कोई एक्शन को रेजिस्ट कर रही है वो फ्रैक्चर लाइन, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फेवरेबल। लेकिन अगर वही फ्रैक्चर लाइन जो है वो डिस्प्लेस वो रेजिस्ट नहीं करी मसल एक्शन का, तो हमारे पास अनफेवरेबल होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स की ये कॉन्डाइलर क्लासिफिकेशन स्पेसिफाइड। अगर आपके पास अनडिस्प्लेस्ड आया है तो अनडिस्प्लेस ये है कि वो एक्चुअली डिस्प्लेस नहीं हुआ। अच्छा, बेसिकली हम जब पिछली बार पढ़ रहे थे तो एक्चुअली में एक चीज़ थी जो मिस हो गई थी कि जो फेवरेबल फ्रैक्चर्स होते हैं आपके पास स्पेशली, उनमें अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वो आप पेशेंट को कहते हैं कि एक तो ये होता है कि सॉफ्ट डाइट का कहते हैं, सेकंड आप फॉलो अप पर रखते हैं, तब आप इस तरह करते हैं, उसको कहते हैं उस जगह पर 2 मंथ्स के लिए आप ना सो, उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। थर्ड आप क्या करेंगे, आप इमोबिलाइजेशन और सेमी रिजिड फिक्सेशन कर लेते हैं सिंपली। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में जो होती हैं उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें आप रिजिड फिक्सेशन करते हैं, सेकंड आप एमएमएफ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्डाइल फ्रैक्चर्स में अनडिस्प्लेस जो मैंने कहा है कि वो अपनी जगह पर रहता है, वो डिस्प्लेस नहीं होता। डिस्प्लेस ये होता है कि वो मूव करता है लेकिन वो आपके फोसा में रहता है, ठीक है, आपकी जॉइंट या फोसा में रहता है। जो डिसलोकेटेड होता है वो आपके पास जो होता है ना, ये एक्चुअली आउट ऑफ द फोसा या जॉइंट पड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक्चुअली पढ़ा था। सो बेसिकली अच्छा, अब हमने तो हमने आज ये 4 कॉन्सेप्ट्स मेनली बहुत ज़्यादा पढ़ने, जिसमें एमएमएफ या आईएमएफ पढ़ेंगे हम, या ब्लड सप्लाई ऑफ मैंडिबुलर बोन हीलिंग, और दूसरा हम इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे।
एमएमएफ बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास मैक्सिलो मैंडिबुलर फिक्सेशन है या इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन है। जब बेसिकली मैंडिबल का ख़ुद का कोई नाम नहीं था तो हम इस तरह करते थे कि अपर मैक्सिला को तो हम अपर मैक्सिला ही कहते थे, लेकिन लोअर को मैंडिबल के बजाय लोअर मैक्सिला कहते थे। ठीक है, लेकिन विद द टाइम जब हुआ और मैंडिबल को मतलब अपना नाम मतलब मैंडिबल मिला तो इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन से नाम चेंज होकर मैक्सिलो मैंडिबल फिक्सेशन पे आ गया। तो आज का जो नाम यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इस फिक्सेशन को अब हम मैक्सिलो मैंडिबल फिक्सेशन कहते हैं। नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ मैंडिबल। अच्छा, ब्लड सप्लाई मैंडिबल की दो, एक एंडोस्ट्रियल ब्लड सप्लाई, एक पेरोस्ट्रियल ब्लड सप्लाई। एंडोस्ट्रियल ब्लड सप्लाई में ये सीन है ना कि वो इनसाइड द बोन तक जाती है। ठीक है, पेरोस्ट्रियल ब्लड सप्लाई जो होती है वो सरफेस पे रहती है। ठीक है, हमारे पास जो इंडस्ट्रियल ब्लड सप्लाई उसकी एग्जांपल में ये मेन ब्लड सप्लाई होती है मैंडिबल में, जिस मैंडिबल की जिसे हम इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी कहते हैं। ये आपके दांतों को और एलुलाई दोनों को एक्चुअली में सप्लाई करती है। ठीक है, जो आपकी पेरोस्ट्रियल होती है ये एक्चुअली फाइन नर्व्स एंड कैपिलरीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में रहती है और सिर्फ सरफेस पर रहती है मैंडिबल के। ठीक है, पेशेंट जब विद द एज अपने दांत लॉस करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डायमीटर होता है, क्योंकि देखो हम पढ़ते हैं ना कि विद द टाइम जब टूथ लॉस होता है तो एल्वोलाई रिजॉल्व होता है। तो ये क्यों रिजॉल्व होता है, क्योंकि इसमें जो इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी होती है उसका डायमीटर स्लोली जो है वो नैरो होता जाता है। जब वो नैरो होता है तो ऑफकोर्स वो तो बोन को नरिश नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन होने लगती है। ठीक है, तो पेशेंट जो लोग जिस तरफ डेंटेट होते हैं तो उनमें इंडस्ट्रियल ब्लड सप्लाई डोमिनेंट रहती है, लेकिन जो पेशेंट एडेंचुलस बन जाते हैं उनमें पेरोस्ट्रियल ब्लड सप्लाई विद द टाइम डोमिनेट करती है। ठीक है, ये जो ब्लड सप्लाई होती है ना, कभी कभार पेरोस्ट्रियल ब्लड सप्लाई में भी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हीलिंग हो रही हो तो पेशेंट की कौन सी ब्लड सप्लाई डोमिनेंट हो, इंडोस्टीलियर ब्लड सप्लाई टू द मैंडिबुलर कि वो इंटेक हो और ज़्यादा, क्योंकि वो मेन ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे, थर्ड हम बोन हीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। बोन हीलिंग हमारे पास एक्चुअली इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे पास बोन हमारे पास क्या होता है, देन इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू जो फ्रेमवर्क होता है, जो सपोर्ट करता है। ठीक है, इसकी जो हीलिंग होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन पर होती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि आपने कौन सी फिक्सेशन की है। ठीक है, आपके पास जो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है कि देखो आप बोन की हीलिंग को जो है, ठीक है, आप बोन की हीलिंग बोन जो है ना वो खुद हील होती है। ठीक है, हम बोन की हीलिंग नहीं करवाते, हम ऐसे प्रोसेसेस कर सकते हैं कि जिससे बोन की हीलिंग रैपिड हो, लेकिन वो जो इनिशिएटिंग फैक्टर है वो ये नहीं है कि हम बोन की हीलिंग को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम नॉर्मली पढ़ें तो हमारे पास जो बोन की हीलिंग होती है इनिशियली तो हमारे पास एक कैल्शियस मास बनता है। ठीक है ना, ये कैल्शियस मास जो है ये ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है जो फॉर्म होता है थ्रू द हेलेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन विद द टाइम जब वो टिश्यू ऑसिफाई हो जाता है तो उससे क्या बनती है, बोन बनती है। ठीक है, जो प्राइमरी इंटेंशन है ये हमारे पास प्राइमरी इंटेंशन हमारे पास एक्चुअल हीलिंग है। ठीक है, ये हमारे पास तब बनती है जब हमारे पास कोई मूवमेंट्स नहीं हो रही होती। इसे हम कॉन्टैक्ट हीलिंग कहते हैं, जो आइडल है, कोई मूवमेंट्स नहीं होती बोन की। ठीक है, मतलब वो जो फ्रैगमेंट्स है वो इस तरह होता है ना कि उनको ये फील ही नहीं होता है कि उनमें कोई मतलब वो फ्रैक्चर भी हुए या नहीं। तो ये जो हम करवाते हैं ना ये रिजिड फिक्सेशन के थ्रू करते हैं। जब हम रिजिड फिक्सेशन करते हैं ना तो कोई माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स नहीं होती, तो बोन को इटसेल्फ नहीं पता चलता कि वो फ्रैक्चर भी हुई होती है। ठीक है, हम मसल्स को बोन के साथ इस तरह अटैच करते हैं ना कि जब आप अगर पुल हो रहा हो बोन तो मैंडिबुलर जो है ना, मैंडिबल के जो सप्रेसर्स होते हैं, डिप्रेसर्स होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं, वो एक्चुअली में कि वो सेपरेट ना कर सके, मतलब वो जो मसल्स होते हैं ना वो इतना हमने टाइट उसको रखा होता है। ठीक है, तो फिर हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन हो जाता है। हमारे पास हर्वेशन कनाज होते हैं, इनमें उन हर्वेशंस कनाज में हमें पता है कि बोन में होते हैं, जिसमें हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, प्रिकर्सर सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जब वो फ्रैक्चर साइट पर आते हैं और रिमॉडलिंग का फिनोमेना होता है
तो उस दौरान बोन बनती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात ये है ना कि जब बोन को हम बहुत टाइटली रखते हैं कि कोई माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स ना हो, तो इसलिए उसमें कोई कैलस फॉर्मेशन भी नहीं होती, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात। अच्छा, बेसिकली इसमें जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑस्टियोक्लास्ट आता है, वो क्या करते हैं, जो ओल्ड बोन होती है उसको बेसिकली रिमूव करते हैं। जब वो ओल्ड बोन रिमूव होगी तो जो न्यू बोन के लिए क्या होगा, रास्ता बनेगा। वो इस तरह बनेगा कि ब्लड वेसल्स आएंगे बोन में, जब वो आएंगे तो प्रोलिफरेशन होगी। जब ब्लड वेसल्स आते हैं तो उसमें हमारे पास सेल्स आएंगे जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाएंगे, वो न्यू बोन बनाएंगे, ठीक है हमारे पास। लेकिन ये जो होती है ना प्राइमरी इंटेंशन, ये जो होती है ना, ये तब होती है जब बोन इतनी फ्रैक्चर ना हो या उसकी इतनी रिजिड फिक्सेशन हो कि उसे बोन को खुद ना पता चले कि एक्चुअली वो फ्रैक्चर भी हुई हो, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि बोन इतनी फ्रैक्चर ना हो या सेकेंड इतनी रिजिड फिक्सेशन हो कि कोई माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स भी ना हो। सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी इंटेंशन जो होती है ना, ये लार्ज डिस्टेंस से होती है, मतलब इसमें माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि सब पेरोस्टियल हेमाटोमा बनता है। सब पेरोस्टियल जब हेमाटोमा बनता है तो सेल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं टू द फ्रैक्चर साइट। जब वो फ्रैक्चर साइट पे जाते हैं तो वहाँ पर क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो है वो फिर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तो वो फॉर्मेशन ऑफ बोन करते हैं। लेकिन इस दौरान जो है वहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा। वो ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है जब वो बन जाता है तो उस पर एक थिक लेयर आ जाती है, ठीक है। थिक लेयर होती है कि जब बोन बनती है ना, वो बोन के साथ जो है वो मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, वो थिक लेयर जो है वो फिर ऑसिफाई हो जाती है। और इसमें हमारे पास जो होती है ना वो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है, जिसमें कार्टिलेज को हम रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। जब कार्टिलेज डिपॉजिट हो जाता है तो वो रिप्लेस हो जाता है बाय वोवन बोन, ठीक है हमारे पास। तो इस तरह इसमें बोन फॉर्मेशन होती है। जो कैलस जब बनता है ना सेकेंड इंटेंशन में, ये एक तो आपके फ्रेगमेंट्स को जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, सेकेंड इमोबिलाइजेशन कॉज करता है, ठीक है हमारे पास। सेकेंड इसमें गैप हीलिंग भी होती है। गैप हीलिंग इस तरह होती है कि वो इंटरमीडिएट बिटवीन प्राइमरी हीलिंग और प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग और सेकेंड इंटेंशन हीलिंग के दरमियान गैप हीलिंग होती है, जिसमें थोड़ा सा गैप होता है तो वहाँ पर लेमिनल बोन की फॉर्मेशन होने लग जाती है। सेकेंड हमारे पास किन कंडीशंस में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक फ्रैक्चर में हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, कुछ में हम सिर्फ फॉलोअप और मेडिकेशन देकर पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। अच्छा, दो कंडीशन होती है जिसमें हमने ट्रीटमेंट करनी होती है, एक लॉस ऑफ फंक्शन, दूसरा एस्थेटिक कंसर्न्स। अगर लॉस ऑफ फंक्शन है, फॉर एग्जांपल बोन है, ठीक है, जिसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब अगर एक पेशेंट है वो एक्चुअली चल नहीं सकता, वो चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकता, वो खा नहीं सकता, ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने इन्वेसिव या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है, ठीक है। सेकंड लॉस ऑफ एस्थेटिक्स, मतलब पेशेंट का नोज तो ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह है कि फंक्शन तो इंटैक्ट है लेकिन एस्थेटिक रीजंस की, जिस तरह नोज फ्रैक्चर है, ठीक है, फ्रंटल बोन फ्रैक्चर है, ठीक है, कोई उसमें फ्रंटल बोन में कोई कनकेविटी बनी हुई है, ज़ाइगोमा फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि फेशियल एसिमेट्री को ठीक करने के लिए हम करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर फ्रंटल बोन है उसमें थोड़ा सा क्रैक है, ठीक है, जिस वजह से एस्थेटिक्स भी इंटैक्ट है और फंक्शन भी इंटैक्ट है, तो उसमें हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई सर्जरी नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंडिबल का जो फ्रैक्चर है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, फंक्शन ठीक से कर रहा है, कोई उसमें कोई एस्थेटिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, वो थोड़ा सा बस वहाँ पर एक लाइन बनी है, तो पेशेंट को हम कहते हैं कि फॉलोअप पर रखते हैं, सॉफ्ट डाइट पर रखते हैं और उसको कहते हैं कि वही बात है कि उस साइड पे 1 to 2 मंथ्स के लिए प्रेशर ना डालें, ठीक है, और उनको पेन किलर्स दे देते हैं।